नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जाम को लेकर काफी फायदेमंद होगा। बैठिए सर। तो हम लोग देखेंगे उन घटनाओं को जो आने वाले एग्जाम लोग के काफी फायदेमंद होगा। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले आज की जोश भरी लाइनें देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे आज क्या रहा, आज के दिन क्या रहा महत्वपूर्ण, फिर अपनी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे ताकि विश्लेषण के साथ देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे एग्जाम एक्सप्रेस को लेकर, एक्सप्रेस न्यूज लास्ट में देखेंगे। तो देखते हैं आज के दिन क्या रहा महत्वपूर्ण। आज की जोश भरी लाइनें देखते हैं सबसे पहले। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना। देखिए सही बात है, भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना है। जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए, तभी सफल होने का असली मजा आएगा। समझे, कुछ बोला जाए कि भाग्य और दूसरों को आरोप लगाने से अच्छा है जब सपना हमारा है तो कोशिश भी अपना होना चाहिए, तभी जो है सो सफल होने का असली मजा आएगा। देखते हैं आज के दिन में क्या रहा विशेष, फिर चलेंगे हम लोग अपनी क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज है 8 मार्च। 8 मार्च अर्थात आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, बिल्कुल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो कार्रवाई में तेजी। इस बार की थीम रखी गई है क्या, कार्रवाई में तेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है, याद रखिएगा। महिला दिवस को लेकर, कार्रवाई में तेजी को लेकर बात कही गई है। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले आज के दिन प्रण लीजिए, यदि कोई महिला आपके साथ हो तो वो ये माने कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह पे वो हो। ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए, न कि ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उसको लगे कि हम गलत जगह पे हैं। तो अपने व्यवहारों में सुधार करें, ऐसा उम्मीद करते हैं सभी लोग जरूर करेंगे। तो आज का दिन को प्रण लेते हुए क्या करना है, सुधार करना है। क्या, तो ये प्रण लेना है कि यदि कोई महिलाएं आपके साथ हो अर्थात हमारे साथ हो तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान पे हो। दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान कहीं है तो हमारे साथ है, ऐसा अनुभव करें, ऐसा माने। चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। किस राज्य सरकार ने माझी लड़की बहन योजना के तहत 2.38 करोड़ महिलाओं को 17,500 करोड़ वितरित किए हैं। देखिए, हमने आपको माझी लड़की बहन योजना को लेकर काफी पहले बता चुके हैं कि महिलाओं को 1,500 रुपये मंथली दिया जाता है माझी लड़की बहन योजना के तहत, और वही 21 से 65 वर्ष की महिलाएं हैं उसी को दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा। किस योजना के तहत, माझी लड़की बहन योजना के तहत। हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार पे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र सरकार ने बल्कि सभी राज्यों पे आपत्ति जताई थी कि कोई भी राज्य सरकार जो है सो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव के समय कोई ऑफर विशेष मतलब पैसा को लेके ऑफर नहीं जाए सॉरी पैसा को लेके कोई भी बात नहीं बोले, कोई भी योजना ना ही लाए तो बेहतर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी महाराष्ट्र जो है सो माझी लड़की बहन योजना के तहत 2.38 करोड़ महिलाओं को 17,500 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जिन्होंने परिसीमन पर संयुक्त कार्य समिति में शामिल होने के लिए अन्य मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। जगनमोहन रेड्डी, एम.के. स्टालिन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.के. स्टालिन जो है सो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो चलेंगे यही क्वेश्चन है जी, नहीं क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, थोड़ा सा देखिए गौर से। पूछ रहा है जिन्होंने अर्थात एम.के. स्टालिन ने परिसीमन को ध्यान में रखते हुए संयुक्त समिति को शामिल होने के लिए अन्य आस पड़ोस के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है कि परिसीमन आयोग को कैसे रोका जाए। सुनेंगे रोकने के बाद क्यों किया जा रहा है, बिल्कुल बताते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये 2026 में परिसीमन आयोग लागू होने वाली। आप सोच रहे हो कि इससे पहले ही परिसीमन आयोग लागू हुआ था क्या, जी बिल्कुल हुआ था। देखिए सबसे पहले जो परिसीमन आयोग 1952 में लागू हुआ था, 1952 में। इस समय एमपी की बात किया जाए, ठीक है, अगर एमपी की बात किया जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो उस समय 489 थी, 489। वहीं अगर दूसरी बार जब परिसीमन आयोग लागू हुआ था कब, तो 1963 में। 1963 में देखिए हर 10 साल पे जनगणना होता है। अभी तो खैर कोविड को लेकर जनगणना नहीं हुआ था, लेकिन हमेशा 10 साल पे जनगणना होता है और परिसीमन आयोग लागू हुआ था। वही 1963 में बात किया जाए तो 522 एमपी थे। कितना, तो 522 एमपी मेंबर थे। वहीं 1973 की बात किया जाए 1973 में जब तीसरी बार जो है सो जनगणना यानी परिसीमन आयोग लागू हुआ था, तो उस समय 543
एमपी थे, 543 एमपी थे। आप सोच रहे हैं कि 543 तो अभी भी है जी, उस समय से लेकर अभी तक बरकरार है। जबकि जब चौथी बार 2002 में परिसीमन आयोग लागू हुआ था तो उस समय एमपी को बढ़ाया नहीं गया था, उस समय कुछ और बोला गया था। हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे आखिर क्या बोला गया था। एक्चुअली हुआ था क्या, जब 1976 में जब परिसीमन आयोग लागू हुआ था तो उस समय सरकार में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 25 सालों के लिए 25 वर्ष के लिए जो है सो परिसीमन आयोग को टाल दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी जो है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात एमपी की जो भी संख्या है उसको अभी नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। देखिए हुआ था क्या, आर्टिकल 81 के भाग 2 में लिखा गया है, 81.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी राज्य हैं अनुपातिक सिद्धांत को लागू किया जाए। अर्थात देखिए कोई भी एमपी के चुनाव, मतलब एमपी कितने कैसे बनते हैं, जैसे बिहार में 40 एमपी है, कैसे बनते हैं, एक्चुअली जनसंख्या के आधार पर बनते हैं। क्या आप सोच रहे हो कि क्या तब तो साउथ में जनसंख्या कम है, नॉर्थ में जनसंख्या ज़्यादा है, तब तो नॉर्थ के एमपी ज़्यादा होंगे, साउथ के एमपी कम होंगे? ये बिल्कुल सही बात। इसी को लेकर तभी चर्चा चल रहा है कि एम.के. स्टालिन जी इसी को लेकर तो मीटिंग बुलाए हैं कि उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं वहाँ पे जैसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, अर्थात एमपी ज़्यादा बन जाएंगे, और दक्षिण भारत के लोगों को जो भी सेंट्रल में सदस्यता है वो कम पड़ जाएगा, ऐसा उनके द्वारा आपत्ति दायर किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि 81 और 2 में बिल्कुल कहा गया है, साफ कहा गया है कि जनसंख्या के आधार पर जरूर चुना जाएगा, लेकिन अनुपातिक सिद्धांत जरूर ध्यान में रखा जाएगा। यदि साउथ के राज्य में जनसंख्या कम है और उत्तर भारत में ज़्यादा है तो इसको अनुपातिक को ध्यान में रखते हुए जो है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बढ़ाया जाएगा, ताकि जो है सो दोनों की भागीदारी समान हो, ऐसा 81 के 2 में बोला गया है। वही 4 बार जो है सो अभी तक जो परिसीमन आयोग लागू हो चुका है। तो 4 बार में जो है सो जब 1976 की बात किया जाए, अर्थात 1976 में एक्चुअली हुआ था क्या, जब इंदिरा गांधी जी सरकार में थे तो इन्होंने क्या किया था कि 25 वर्षों के लिए परिसीमन आयोग को टाल दिया था, कहने का मतलब आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि 25 साल के बाद जो है सो, आप सोच रहे हैं क्या वैसे बढ़ा दिया जाएगा क्या? नहीं, इसमें एक्चुअली हुआ था कि 42वां संविधान संशोधन करके उन्होंने बढ़ाया था कि 42वें संविधान संशोधन करके उन्होंने बोला कि 25 वर्ष के लिए परिसीमन आयोग को बढ़ा दिया जाए, अर्थात अब 2002 में जो है सो एमपी की सदस्यता को आगे किया जाएगा। लेकिन जब 2002 में अटल जी की सरकार थी, 2002 में जब अटल जी सरकार में थे तो उन्होंने क्या किया कि परिसीमन आयोग को उन्होंने फिर से 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उन्होंने क्या किया कि 86 संविधान संशोधन को हवाला देते हुए 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इन्होंने फिर से 25 वर्ष के लिए बढ़ाया था और 2026 में जो है इसको फिर से अब लागू करने की बात कही जा रही है। आप देखे होंगे कि हम लोग का जो पुराना जो है सो पार्लियामेंट था अब नया में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए क्योंकि 2026 में परिसीमन आयोग लागू होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे तो उतना स्पेस था नहीं, तो इसको बढ़ा दिया गया, इसलिए जो सो नया पार्लियामेंट बनाया गया। लेकिन विपक्ष का लोग का कहना था कि नया पार्लियामेंट बनाने की पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, ऐसा थोड़ी होता है कि बार बार 25-25 साल के लिए आप बढ़ाते रहेगा। जनसंख्या बढ़ रहा है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात सांसद की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मतलब लोग अपने संसद तक पहुंच पाएंगे, ये संभव नहीं है, ऐसा बोला जाता है। हम नहीं बोल रहे, ऐसा सरकार के द्वारा बोला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.के. स्टालिन के द्वारा बोला गया। ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कुछ खास रखा है। क्या रखा गया, तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत, देखिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत जो है ना 1/3 सीटें महिला के लिए रिजर्व किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि नारी शक्ति वंदना योजना, जो भी नारी शक्ति वंदना योजना याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदना योजना के तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अर्थात संसद में रिजर्व रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.के. स्टालिन। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में भारत के सेवा क्षेत्र के लिए कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत 59 तक बढ़ गया? देखिए पूछ रहा है कि भारत के सेवा क्षेत्र अर्थात टर्सरी सेक्टर की बात करा, क्योंकि टर्सरी सेक्टर है तो सेवा क्षेत्र है, तो उसमें जो है सो कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत तक 59 तक बढ़ गया। तो देखते हैं आखिर कौन सा बढ़ गया है। जीडीपी वृद्धि दर, देखिए जीडीपी वृद्धि दर की बात किया जाए ना
ये 6.4% रहा है, न कि जो है सो 59 की बात कर रहा है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात किया जाए तो ये 4.3% के जैसे वृद्धि दर्ज की है। वहीं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात किया जाए अर्थात पीएमआई क्या, तो ये जो है सो 59% की वृद्धि दर्ज की है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। नेक्स्ट, और ये 0 से 100 तक के बीच की जनगणना को ध्यान में रखे बनाया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। किस राज्य में फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटीज द्वारा प्रस्तावित शांति मार्च के कारण सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया? हम देखते हैं आखिर किसको लेकर बोला जाए। अभी तो खैर नॉर्थ ईस्ट में चलता है, लेकिन हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड। इसका सेंस हो जाएगा मणिपुर। देखिए मणिपुर में जो है सो अभी सोसाइटी द्वारा शांति मार्च के कारण सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया। एक्चुअली हुआ क्या है कि मणिपुर में आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू है। आप सोच रहे होंगे कि पहले ऐसा कभी हुआ था कि राष्ट्रपति शासन तो खैर बहुत बार लागू हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में जहां सरकार हो, वही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार हो, वहां पे जो है सो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में देखने को पहली बार मिला। जैसे अभी बीजेपी का सरकार है सेंट्रल में, और स्टेट मणिपुर में भी बीजेपी की ही सरकार है और मेजोरिटी के साथ है वो भी, तो वहाँ पे भी जो है सो बीजेपी सरकार है, फिर भी जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ऐसा देखने को मिला है। तो मणिपुर में कुकी और मैथु को लेकर काफी संघर्ष चल रहा था, लेकिन अभी जो है सो शांति को लेकर बात बोली गई है। अमित शाह जी अर्थात गृह मंत्री उस पर काफी बड़ा एक्शन लिए। एक्शन में बोला गया है कि 8 मार्च तक जो भी वहाँ के आतंकवादी या टेरर है, जो भी असला बारूद स्थानीय सेना का लूट लिए थे, वो वापस करें, नहीं तो उस पर बहुत बड़ा कार्रवाई होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में कि काफ़ी ट्रक से गाड़ियों से भर भर के लोग जो भी लूटे गए बंदूकें तोपे थे, तोपे तो नहीं बंदूकें बम जो भी गोला थे वो सब वापस करने के लिए अभी आए गए हैं। तो सब वापस कर रहे हैं, तो अधिकतर वापस कर दिए, लेकिन कुछ वापस नहीं किए। तो सरकार का कहना है कि अब उस पर बहुत बड़ा कार्रवाई किया जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है तो। और सरकार ने ये भी कहा है कि 8-9 के बाद जो है सो लोग आराम से जो मणिपुर में जा आ सकेंगे। वैसे अभी तक बैन था क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी हमला देखा जा रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। नेक्स्ट, माझी लड़की बहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने तो अभी आपको जस्ट बताया कि माझी लड़की बहन योजना क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, एकदम नहीं। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देना, देखिए मुफ्त शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का काम है। वहीं 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, ये माझी लड़की बहन योजना का उद्देश्य है। वही कितना देना है? तो 1500 रुपये देना है पर मंथ देना है 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को। ध्यान में रखना है कि ये किसी महिला की घरेलू इनकम 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। सालाना की बात करें, इससे कम होगा तभी जो है सो ये सुविधा का फायदा उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन सा देश है? देखिए चर्चा के हिसाब से सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी भारत का कौन है? तो पहले देखते हैं कि कौन रहा है। तो चीन के साथ हम लोग का ट्रेड काफी घाटे में रहता है, लेकिन ये बहुत सबसे बड़ा साझेदारी देश नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही बात। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बोला गया। भारत के साथ जो है ना 41.6 अरब डॉलर का भी व्यापार अमेरिका के साथ चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा बात है। यूके, रूस। देखिए इसका सेंस हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी देखे होंगे कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की यात्रा पे, उन्होंने ट्रेड को लेकर अभी काफी चर्चा किया जा रहा है। ऐसा आशा लगाया जा रहा है कि भारत पे जो है सो अभी ट्रेड वार जो चल रहा है वो भारत पे लागू नहीं होगा। जैसे कि चाइना पे जो है सो 10% जो है 20% जो है सो लागू कर दिया गया है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। अमेरिका में यदि वो एक्सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका जो है सो 20% जो है सो उस पर ड्यूटी लगाएगा। वहीं भारत पे जो है सो जैसे कि हार्ले डेविडसन भाषा का 100% तक लगा देती है। किसी और चीज़ों पे टेस्ला पे हम लोग 80% 100% लगा देते हैं। भारत सरकार भी कहते हैं कि हम इसको कम करेंगे, लेकिन भारत ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहती है। तो अमेरिका जो है सो भारत के साथ अच्छा रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप का तो काफ़ी अच्छा मित्रता है, ऐसा माना जाता है। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी गए हुए अमेरिका की यात्रा पे, तो उम्मीद किया जा रहा है कि भारत के साथ अच्छा ट्रेड चलेगा, न कि भारत पे ट्रेड वार खेला जाएगा। अभी तो हाल ही में आज का ही न्यूज आ रहा था कि चीन जो है सो चीन के विदेश मंत्री भारत को अच्छा ऑफर दें कि चीन और भारत यदि एक हो जाए
तो अमेरिका पे जो है सो काफ़ी परेशानी आ सकता है। अमेरिका जो ट्रेड वार खेल रहा है उसको ही फंसा दिया जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चीन के द्वारा बोला गया लेकिन रिस्पॉन्स भारत अभी नहीं दिया, क्योंकि भारत जानता है कि चीन जो है सो कभी भी धोखा दे सकता है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि लद्दाख वाले क्षेत्र पे कैसे जो है सो ये गलवान घाटी में शांति वार्ता कर लेता है, फिर भी आके वो झड़प कर लेता है, मारपीट आके कर लेता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड में किस प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सेना ने बचाव अभियान चलाया है? बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन। देखिए पूछ रहा है कि उत्तराखंड में किस प्राकृतिक आपदा। तो उत्तराखंड जो बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ पे हिमस्खलन देखने को ज्यादा मिलेगा। हिमस्खलन एक्चुअली होता कैसे आप सोच रहे होंगे, देखिए होता मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो मान लीजिए हिम के अर्थात बर्फ के छोटे छोटे रेसा गिरते रहते हैं। मान लीजिए कभी कभी मोटा मोटा रेसा ऊपर से गिर गए और नीचे में एकदम हल्का हल्का पतला पतला रेसा गिर गया, तो यहाँ पे कमजोर सा बन जाता है, वही ऊपर से मोटा चादर बन जाता है। जैसे यहाँ पे पतला वाला दबता है तो नीचे एक बार पूरा का पूरा स्पीड में गिरना चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं हिमस्खलन। बहुत तेजी से चलता है। आप लोगों ने मूवी में देखा हुआ है कि कैसे बाढ़ की तरह, बाढ़ से भी ज्यादा फास्ट एकदम यू करके जो है सो हिमस्खलन तेजी से गिरता है। तो इसको लेकर जो सभी चर्चा में कि अभी उत्तराखंड में देखा गया। इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमस्खलन। नेक्स्ट, किस बाघ को हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया? तो देखते हैं कि किस बाघ को सिमलीपाल, देखिए पूछ क्या रहा है, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया, अर्थात सिमलीपाल जो है सो कहाँ पे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। तो किस बाघ को स्थानांतरित किया गया? तो जीनत नाम का एक बाघ था जिसको कि सिमलीपाल अर्थात उत्तर उड़ीसा में भेज दिया गया है। तो इसका सेंस ऑप्शन है, जीनत नामक बाघ को भेजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत चीन संबंधों में सकारात्मक प्रगति किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान देखी गई है? देखिए भारत और चीन की जो है ना, भारत और चीन के संबंध सकारात्मक देखने को मिला है। कब से देखने को मिला ये पूछ रहा, तो हम लोग देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स बैठक, मोदी सी बैठक, संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखिए इसका सेंस ऑप्शन सी, मोदी सी बैठक कजान में जो हुआ था, कजान जो है सो रूस की एक बहुत फेमस शहर है, वहाँ पे हुआ था। जब वहाँ पे बैठक हुआ था तो भारत और चीन की जो है सो जो भी झड़प था वो रुक गया है। जो गलवान घाटी में जो झड़प होता था उसको भी बंद देखा गया है, क्योंकि जब से वो बैठक हुआ, कहाँ पे बैठक हुआ था, कजान में हुआ था मोदी सी बैठक, रूस की अध्यक्षता में हुआ था। तो रूस जो सो मध्यस्थता करवाए थे कि दोनों में शांति हो तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग पड़ोसी राष्ट्र ऐसे लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन चीन है सो कि भरोसा तोड़ने वाला इंसान है, भरोसा तोड़ने वाला राष्ट्र आप जानते होंगे, क्योंकि वो तो कभी भी भरोसा तोड़ देता, बात करके कभी लद्दाख में हम लोग का घुस जाता है, कभी अरुणाचल प्रदेश का हम लोग का कई अरुणाचल प्रदेश के जो हम लोग का गाँव का नाम है वो भी चेंज कर देता है। ऐसा थोड़ी होता है, वो हम लोग का गाँव का नाम कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन अब भागीदारी थोड़ा सा कम है, क्योंकि रूस जो है सो मध्यस्थता किया है तब से। तो इसका सेंस ऑप्शन सी, मोदी सी बैठक कजान में। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने अगले 3 वर्ष में किस प्रमुख मुद्दे को हल करने का वादा किया है? देखते हैं कि चुनाव में किस प्रमुख मुद्दे को हल करने का वादा किया। तो नकली वोटर आईडी, डुप्लीकेट ईपिक नंबर, मतदाता सूची में हेरफेर, मतदाता दमन। तो इसका सेंस होता है डुप्लीकेट ईपिक नंबर को जो है सो हल करने का निर्णय लिया। आप लोगों को हमने बताया था कि एरोनेट नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत जो भी डुप्लीकेट ईपिक नंबर वाले हैं जो फर्जी मतदान कर लेते हैं उसको रोका जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। नहीं तो पता चलेगा कि अपने भारत का देश के लोग में जो भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में कोई और हस्तक्षेप कर देता है। जैसे रोहिंग्या मुसलमान वाले आके जो ऐसा मामला सुनने में आता है कि पश्चिम बंगाल में वो काफ़ी वोट गिरा देते हैं और जो स्थानीय लोगों को जिता देते हैं। ऐसा बोला गया, ऐसा हम आरोप नहीं लगाते थे, ऐसा चुनाव आयोग द्वारा आरोप लगाया गया। तो उसको ठीक करने के लिए, डुप्लीकेट ईपिक नंबर को ठीक करने के लिए एरोनेट भी जारी किया जा चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान रक्षा उल्लंघन के लिए भारत ने किस देश के खिलाफ चिंता व्यक्त की है? तो भारत के अभी रूस विदेश मंत्री अभी कहाँ गए हुए थे? तो यूके गए हुए थे। तो यूके में ये भी चिंता जताया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, अर्थात ऑप्शन बी, यूके की बात कर रहा है। जो हमने यूके के लेके काफ़ी डिटेल बताया था कि ब्रिटेन में गए हुए थे और वहाँ पे जो है वो अभी वार्ता कर रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ था क्या, जब ये वार्ता करके जब विदेश मंत्री हम लोग का निकले तो खालिस्तानी के आतंकवादियों द्वारा उन पे हमला कर दिया गया था। उनके कार पे, जो भी ऑटोमोबाइल उनका कार था, उन पे हमला कर दिया गया। तो ये जो है यूके के
स्थानीय सेनाओं का जो चूक बताया जा रहा है, ये तो गलत बात है ना कि हम लोग के विदेश मंत्री जी और उस पर हमला करवा दीजिएगा। भले क्षतिग्रस्त नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन हमला भी तो एक गलत बात है कि खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं यूके वाले, जबकि यूके के साथ हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। तो ये सब इसको लेकर अभी आपत्ति जताई गई है सरकार के द्वारा। तो इसका सेंस ऑप्शन भी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, पीडीएफ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा का मुख्य विषय क्या था? देखते हैं कि पीडीएफ में अंतर्राष्ट्रीय विषय को लेकर चर्चा का मुख्य विषय क्या रहा है। तो महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक स्थानों में लैंगिक समानता, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, सार्वजनिक स्थानों में लैंगिक समानता को लेकर जो है सो मुख्य विषय, चर्चा का मुख्य विषय था। अब देखे होंगे कि महिलाओं की भागीदारी थोड़ा सा कम रहता है बहुत जगह, तो उसको समानता दिया जाए, लैंगिक समानता को लेकर भेदभाव नहीं किया जाए, ऐसा मुख्य बताया जाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक स्थानों में लैंगिक समानता। नेक्स्ट, हाल ही में अंबाला में नियमित उड़ान के दौरान किस सैन्य विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो गया? देखिए, अंबाला अर्थात हरियाणा की बात कर रहे हैं, अंबाला हरियाणा में है, जो भी हरियाणा लिख लीजिएगा। हरियाणा में जो है सो एक्चुअली जो भी हम लोग का वायुसेना का जो रोज का प्रैक्टिस होता है, अर्थात पर डे का जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के दौरान जो है सो क्रैश कर गया। कौन क्रैश कर गया? तो जगुआर जो है सो क्रैश कर गया, अर्थात जगुआर जो है सो कुछ दिक्कत आई जिस कारण वो गिर गया। तो इस पर जो है सो एयरफोर्स के कमांड ने इस पर जांच बिठा दी है कि आखिर क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, ये रिपोर्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जगुआर की बात कर रहा है जो ये क्रैश कर गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो देखते हैं आखिर कौन सी योजना जो है सो शुरू की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में सबके लिए ये पूछ रहा है कि स्पेशली महिलाओं की भागीदारी के लिए। देखिए, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है गति योजना, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। अर्थात देखिए होंगे कि महिलाओं की भागीदारी, गणित हो अर्थात विज्ञान अर्थात साइंस की बात कर रहा है, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर इंजीनियरिंग की बात कर रहा है अर्थात इंजीनियरिंग तो जानते ही होंगे, इंजीनियरिंग हो या फिर गणित अर्थात मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में महिला की भागीदारी कम है, तो इसको बढ़ाया जाए, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। तो बढ़ाने के लिए सरकार ने गति नामक जो योजना लॉन्च किया जिससे महिला की भागीदारी बढ़े। नेक्स्ट, और गति का फुल फॉर्म है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर के मुद्दे को हल करने के लिए कितने समय सीमा तय की है? देखिए, डुप्लीकेट जो है सो जो भी ईपिक नंबर बन गया उसको तुरंत सुधारना, ऐसा चुनाव आयोग का मानना आता है। ये कब तक सुधारने की बात की? तो ये बोला गया कि 3 महीने के अंदर जो है सो इसको सुधार लेना। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि एरोनेट के द्वारा जो है सो इसको सुधारा जा रहा है, एरोनेट भी लागू किया गया ताकि जो भी फर्जी हो उसको रोका जा सके, चाहे वो एपिक नंबर में गलत हो या फिर कुछ भी हो। देखिए, डुप्लीकेट वोटर आईडी अर्थात एपिक नंबर, वोटर आईडी का मतलब वही होता है एपिक नंबर में जो भी फर्जीवाड़ा उसको ठीक करना है। तो इसका सेंसर ऑप्शन भी 3 महीने के अंदर ठीक करना है। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। हम लोग देखेंगे आज का एक्सप्रेस न्यूज अब क्या रहा है विशेष। तो चलते हैं एक्सप्रेस न्यूज पे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा जबकि बुर्किना फासो पहले आतंकवाद प्रभावित देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखिए कि आतंकवाद को लेकर अभी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर रखा गया और पहले नंबर पर किसको रखा गया? तो बुर्किना फासो को रखा गया। बुर्किना फासो के अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के राष्ट्र है उसको रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है सो बिटकॉइन को रिजर्व में रखना चाहते हैं, इसके लेके कार्यकारी सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एआई मिशन, देखिए इंडिया एआई मिशन के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया एआई को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी योजना के तहत क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या शुभारंभ किया? क्रेडिट कार्ड, युवा क्रेडिट को लेकर युवाओं के लिए बढ़ावा देने के लिए, युवा उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया है। पंजाब में महिलाओं को सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है
कि पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। क्या पंजाब में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या हिफाजत पहल शुरू किया है? बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन और सुरक्षित महसूस करें इसको लेकर हिफाजत पहल शुरू की गई। हमने आपका आज का टैगलाइन ही बनाया था कि यदि आपके साथ कोई महिला हो तो उसको ऐसा लगे कि दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान पे है, ऐसा आप माहौल दीजिए ताकि महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। एमएसएमई वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए सिडबी और फेडरल बैंक में साझेदारी किया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए सिडबी और फेडरल बैंक में साझेदारी हुए हैं। फोन पे में महिलाओं के लिए एंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फोन पे जो महिलाओं के लिए क्या किया है, एंश्योरिंग हीरोज नामक अभियान शुरू किया है। अभी हमने दोपहर में आज के न्यूज़ देख रहे थे जिसमें बताया गया था कि कुछ विदेशी पर्यटक भारत में आए थे, जो महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार किया गया, कुछ घिनौनी अत्याचार किया गया, ऐसा न्यूज़ में देखने को मिला था। पूरा डिटेल भी नहीं आया, लेकिन ये तो गलत बात है ना। जबकि हम लोग का टैगलाइन है आज का कि यदि आपके साथ महिलाएं हो तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग के मेंटलिटी में क्या है कि महिला को तंग करता है। ये तो गलत है। खैर, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर प्रोजेक्ट HAKK को लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर क्या किया है, तो प्रोजेक्ट हैक अर्थात HAKK को लॉन्च किया है। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए क्या किया, तो फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सुनीता विलियम को अंतरिक्ष से धरती पर लाने के लिए स्पेसएक्स की मदद से नासा 13 मार्च को क्रू 10 मिशन लॉन्च करेगा। यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुनीता विलियम स्पेस में तो चले गए थे, लेकिन वापस लाने का कोई जुगाड़ बन ही नहीं पा रहा था। नासा के पास कोई ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पा रहा कि उनको वापस लाया जा सके। तो इसको लेकर जो है सो नासा ने स्पेसएक्स के साथ टैप किया, स्पेसएक्स से हाथ मिलाया है कि 13 मार्च को क्रू 10 मिशन भेजा जाए, जिससे कि सुनीता विलियम को धरती पे वापस लाया जा सके। तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। हम लोग आशा करते हैं आप लोगों को काफी फायदेमंद होगा। लेकिन आज का टैगलाइन ध्यान में रखिएगा, यदि आपके आज के महिलाओं को दिवस ध्यान में रखते हुए यदि आपके साथ महिला है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान पे ऐसा महसूस होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। तो अपनी उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन काफी फायदेमंद रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।